हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है हाइड्रोजन एटम में। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर बीएससी के स्टूडेंट भी हैं या फिर आप सीएसआईआर, नेट, गेट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर मेरा आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम के पास हमारे पास एक न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है, उसके अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो 2 बॉडी सिस्टम है। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए श्रोडिंगर्स इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर मैं श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करूं तो वो होती है माइनस का h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m डेल स्क्वायर प्लस v साई इक्वल्स टू ई साई। बेसिकली ये है हमारा एस साई इक्वल्स टू ई साई, एस साई इक्वल्स टू ई साई, वेयर h होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और साई है आपका वेव फंक्शन, ई है हमारा एनर्जी ऑपरेटर एंड साई अगेन क्या है, वेव फंक्शन है। तो यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू पुट करी जाती है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑपरेटर्स के बारे में। जिसने वो नहीं देखा है तो मैं उसको आई बटन में लिंक दे दूंगा, अगर आप उसको देख लेना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ऑपरेटर वाला। नाउ श्रोडिंगर इक्वेशन की जो वैल्यू होती है माइनस का h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m डेल स्क्वायर प्लस v साई इक्वल्स टू ई साई, वेयर दिस इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। नाउ अगर सिस्टम को हम ध्यान से देखें तो ये 2 बॉडी प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अलग अलग मासेस को लिया जाएगा। प्रोटॉन का मास अलग होगा और इलेक्ट्रॉन का मास अलग होगा। प्रोटॉन एक अलग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक अलग पार्टिकल है। तो इसलिए दो बॉडी प्रॉब्लम हो गई। अगर इसके हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें तो यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन में पहले जो ये जो लैप्लाशियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर, उसको आपको प्रोटॉन के अलग से लिखना पड़ेगा एंड इलेक्ट्रॉन के अलग से लिखना पड़ेगा, जिससे प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इस 2 बॉडी सिस्टम को हमें 1 बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 बॉडी सिस्टम को 1 बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है, इसमें जो मास है, देखो 2 बॉडी प्रॉब्लम जो है उसे 1 बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए जो मास है, इस मास को हम रिड्यूस मास से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, रिड्यूस मास से। रिड्यूस मास की वैल्यू होती है m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर जो m1 है वो क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, m2 है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिड्यूस मास। और जो यहाँ पर पोटेंशियल है इसे हम v इफेक्टिव पोटेंशियल से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन बन जाएगी माइनस का h स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ म्यू। मास की जगह रिड्यूस मास यूज करा, मास की जगह हमने यूज करा है रिड्यूस मास, म्यू यूज करा है। बाकी ऐसी डेल स्क्वायर ऐसा ही है, पोटेंशियल के बदले हमने पुट कर दिया v इफेक्टिव पोटेंशियल यहाँ प्लेस कर दिया है। बाकी साई आपका ऐसा ही है, ई साई आपका ऐसा ही है। अगर हम सेंट्रल फोर्स मोशन की बात करें और इसको एज ए रिजिड रोटेटर समझे, मान लें कि रिजिड रोटेटर है, तो उस केस में जो v इफेक्टिव है हमारा, उस v इफेक्टिव की वैल्यू होती है l स्क्वायर बाई ट्वाइस i प्लस वी आर, वेयर l है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और आपका जो i है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये वी आर जो है पोटेंशियल है। बेसिकली आप जानते हो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला जाए क्या होता है, 1/4πε0 q का स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर ये आपका r है और इस पर चार्ज e है तो e, इसमें चार्ज भी e होगा प्लस का, तो e इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फॉर सिंपलिसिटी के लिए हम इसको 1 मान लेंगे, 4πε0 को 1 मान लेंगे सो दैट हमारा पोटेंशियल बना रहे e स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो हमारा जो पोटेंशियल आ जाएगा l स्क्वायर बाई ट्वाइस i प्लस वी आर की वैल्यू हो जाएगी माइनस का e स्क्वायर बाई आर। ये नेगेटिव का पोटेंशियल होता है, माइनस का e स्क्वायर बाई आर, तो पोटेंशियल नेगेटिव में आ जाएगा। दूसरी बात हमारा जो अगर l की बात करें, l हमारा क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसकी जो l स्क्वायर, जो यहाँ पर l स्क्वायर है, उसका ऑल स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू होती है वो होती है l प्लस 1 h का स्क्वायर। ये l स्क्वायर की क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है सिंपली। और सिमिलरली हम जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है i, इसकी वैल्यू होती है म्यू आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम ऑफ मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, बट मास को हमने यहाँ पर रिड्यूस मास से रिप्लेस कर दिया है, तो मास के बदले रिड्यूस मास आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो जाएगा रिड्यूस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर हम इसको पुट कर दें, वैसे तो हमने पहले यहाँ पर ये v इफेक्टिव की वैल्यू रखी, यहाँ पर तो v इफेक्टिव की वैल्यू रखेंगे तो जाएगा l स्क्वायर बाई ट्वाइस i माइनस ई स्क्वायर बाई आर साई इक्वल्स टू ई साई, एज इट इज रहेगा। अब हमें करना कि l स्क्वायर की जगह रखना है l प्लस 1 h क्रॉस स्क्वायर। जिसको ये आइगन वैल्यू नहीं पता है उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, जिसमें हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो XYZ कंपोनेंट होते हैं और l स्क्वायर उसकी आइगन वैल्यू पड़ी हुई है और उसके मैट्रिक्स भी हमने रिप्रेजेंट किया। उसकी वीडियो में मैं आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा या फिर लास्ट में कार्ड में मैं उसको ऐड कर दूंगा, कहीं ना कहीं मैं ऐड कर दूंगा ना। अगर हम इसको l के बदले रखें, l स्क्वायर के बदले l प्लस 1 h स्क्वायर, l प्लस 1 h स्क्वायर और i के बदले देखें एम आर स्क्वायर, बेसिकली म्यू आर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे हम रिड्यूस मास यूज कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर l प्लस 1 h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू आर स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज द
दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ दिस सिस्टम। अगर हम इसको टू बॉडी सिस्टम को वन बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद हमारे पास ये निकल के आएगा, ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन निकल के आएगी। अब इस श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो डिपेंड करेगा एनएलएम पर, साई एनएलएम जो ये वेव फंक्शन है, बिकॉज जो यहाँ पर हम साई यूज कर रहे हैं, दिस इज द साई एनएलएम। एनएलएम इसकी स्टेट है। साई एनएलएम की जो साई एनएलएम जो है वो आर थीटा फाई का फंक्शन होगा। श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन में जो वेव फंक्शन यूज होगा वो क्या होगा, तीन डिफरेंट फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा। और वो फंक्शन कौन कौन से होंगे, आर, कैपिटल आर जो कि स्मॉल आर का फंक्शन होगा, स्मॉल आर यानी कि ये डिस्टेंस। सेकंड थीटा एल एम जो क्या होगा, एंगुलर पार्ट, एंगल जो कि स्मॉल थीटा का फंक्शन, एंड फाई एम जो कि क्या होगा, स्मॉल फाई का फंक्शन होगा। इस आर एन एल आर को बोलेंगे रेडियल पार्ट। क्या बोलेंगे, रेडियल पार्ट, बिकॉज ये केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ऐसी क्वांटिटी जो केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करती है उसको हम रेडियल पार्ट बोलते हैं। तो ये रेडियल क्वांटिटी हो गई। देन ये थीटा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट। एंड जो फाई वाला पार्ट इसको बोलेंगे एजीमुथल पार्ट, बिकॉज ये एजीमुथल एंगल इसे हम बोलते हैं, तो ये एजीमुथल पार्ट हो जाएगा। नाउ ये जो एंगुलर पार्ट, ये दोनों के दोनों एंगल ही एक तरह से बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों एंगल मिलकर हमारे स्फेरिकल हार्मोनिक्स बनाते हैं, यानी कि थीटा एल एम थीटा और फाई एम फाई, थीटा एल एम थीटा एंड फाई एम फाई, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे क्या बोलेंगे हम, वाई एल एम थीटा फाई। क्या बोलेंगे, वाई एल एम थीटा फाई। दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल हार्मोनिक्स। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा साई एन एल एम है, साई एन एल एम आर थीटा फाई है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रेडियल पार्ट एंड स्फेरिकल हार्मोनिक्स। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें थोड़ा इक्वेशन को बड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन ये है कि जो आपका आर आर है उसकी जगह में म्यू पुट करना है, यू पुट करना है, आर आर के बदले यू पुट करना है। यानी कि जो आपकी ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो साई है उसको यू से रिप्लेस कर दो, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ म्यू। ये लैप्लासियन ऑपरेटर है, सिर्फ इसका हम रेडियल पार्ट लेंगे, बिकॉज डेल स्क्वायर का जो रेडियल पार्ट होगा वो डी स्क्वायर बाय डी आर स्क्वायर होगा, इसलिए यहां पर डी स्क्वायर बाय डी आर, दिस इज द डेल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर। लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, डी स्क्वायर बाय डी आर स्क्वायर, अगर हम सिर्फ रेडियल पार्ट को लेके चले तो माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाय ट्वाइस म्यू डी स्क्वायर बाय डी आर स्क्वायर, फिर आएगा यहां पर यू बिकॉज साई अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें अगर हम साई को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आएगा आपका साई, इधर साई आएगा आपका, इधर आपका साई आएगा एंड इधर आपका साई आएगा, इक्वल्स टू ई साई बन जाएगा। अब करना क्या आपको, साई की जगह हमें रेडियल सॉल्यूशन निकालना है, यानी आर आर, और आर आर को हमने किससे रिप्लेस करना है, म्यू आर से। तो जहां जहां पे साई है वहां पे यू रख दो आप, तो ये साई था यहाँ पे यू रख दो, तो माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाय ट्वाइस म्यू आएगा, देन डी स्क्वायर बाय डी आर स्क्वायर, यहाँ पे यू आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा। फिर होगा एल प्लस वन एच स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू आर स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाई आर, इस साई के बदले हमने यू रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे भी आपका साई है उसके बदले भी हमने यू रिप्लेस कर दो। जहां आपको साई दिख रहा है यहां आप यू रिप्लेस कर दो, जहां यू क्या है, यू है जो रेडियल पार्ट है आर एन एल इसका, और डिस्टेंस आर जो रेडियल वेक्टर आर है उसका प्रोडक्ट आपका यहां पर यू आर है। तो हमने इक्वेशन में इसको प्लेस कर दिया। नाउ जो इक्वेशन है उसको हम तीन डिफरेंट कैटेगरी से सॉल्व करेंगे। पहले हम मानेंगे यहां पर आर की वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल, देन हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है, फिर हम देखेंगे कि आर की वैल्यू इंटरमीडिएट में क्या आएगी, फिर देखेंगे आर की वैल्यू बहुत अगर बड़ी हो जाए, लार्ज हो जाए, तो इस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड करने बैठ जाए तो हमें यहाँ पर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने पड़ेंगे, देन हमें लैप्लासियन ऑपरेटर, ये मतलब बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यहाँ पर एसिम्प्टोटिक अप्रोच को यूज करेंगे। अगर आर की बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू, स्मॉल वैल्यू है, तो मैं इस पार्ट को जीरो करना है, इस पार्ट को जीरो करना है। तो अगर मैं इस पार्ट को जीरो कर दूं और इस पार्ट को जीरो कर दूं तो मेरे पास क्या बचने वाला है, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर प्लस एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू म्यू आर स्क्वायर यू इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज ये वाला पार्ट गया, ये वाला पार्ट गया, दोनों पार्ट गया होगा। नाउ हमें करना क्या है, देखो हमें यहाँ पर से एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू को हटा देना है। तो हम यहाँ पर से एक तो एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं, दूसरा टू म्यू को कॉमन ले रहे हैं और जीरो कर दे रहे हैं, साथ में माइनस को भी, चलो माइनस को हटाया नहीं गया तो माइनस को रहने दो फिलहाल। तो माइनस का आ जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर प्लस एल प्लस वन बाई आर स्क्वायर यू आर इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारी इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है
जो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में हम आगे डिस्कस करेंगे। जब हम मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर सीरीज लेके आएंगे तो हम बताएंगे ये जो इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन है वो होता है a r टू दी पावर l प्लस 1 प्लस b r टू दी पावर माइनस l। ये जो l है पार्ट इस पर डिपेंड करता है। तो ये वाला पार्ट है ये फिजिकली अनएक्सेप्टेबल है। फिजिकली अनएक्सेप्टेबल इसलिए बिकॉज यहां पर अगर मैं r टू दी पावर यहां पर माइनस को l को मैं कर दूं इन्फिनिटी, अगर मैं l की वैल्यू रखता हूं इन्फिनिटी तो r की पावर माइनस इन्फिनिटी आपको इन्फिनिटी फंक्शन देगा। दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज फिजिकली अनएक्सेप्टेबल। वेव फंक्शन को कभी भी इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अगर वेव फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा है तो फिजिकली अनएक्सेप्टेबल वेव फंक्शन हो जाता है। यानी कि अगर आप वेरिएबल फंक्शन के जगह इन्फाइनाइट रखो चाहे माइनस इन्फाइनाइट रखो, वैल्यू में अगर इन्फाइनाइट मिल जा रही है तो वो फिजिकली अनएक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होता है। अगर डिटेल में पढ़ना है आपको तो मैं उसकी वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, तो वहां पर डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। फिलहाल ये समझ लो कि अगर मैं यहाँ पर इन्फाइनाइट रखता हूँ एल की जगह पर तो मुझे ये ऑल ओवर फंक्शन इन्फाइनाइट मिल जाएगा। इसलिए क्या फिजिकली अनएक्सेप्टेबल फंक्शन है तो इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज ये फिजिकली एक्सेप्ट होगा ही नहीं। फिजिक्स में यानी क्वांटम मैकेनिक्स में इस टाइप का वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होता कि अगर इसमें हम इन्फिनिटी रखते हैं तो वैल्यू इन्फाइनाइट बन जाए। तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, दिस पार्ट, और इसमें ए कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो आपका यू आर है वो क्या होगा, आर की पावर एल प्लस 1 पे डिपेंड करेगा। अगर मैं मान के चल रहा हूं मेरा आर वेरी स्मॉल, क्योंकि जब आर वेरी स्मॉल होगा तो ये पार्ट गायब, ये पार्ट गायब, और उसका सॉल्यूशन इस तरह से दिया जाएगा जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये फिजिकली अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा ए आर टू दी पावर एल प्लस, वेयर ए कांस्टेंट है तो हम मान लेंगे जो यू है हमारा वो डिपेंड कर रहा है, वो यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, आर की पावर एल प्लस 1 के इक्वल है। इसमें और भी चीजें आएंगी बिकॉज हमने यहाँ पर एक एसिम्प्टोटिक अप्रोच ले लिया, लिमिटेशन कर दिया है कि सिर्फ आर की वैल्यू स्मॉल। अब देखेंगे आर की बड़ी वैल्यू के लिए, पहले देखेंगे आर की स्मॉल वैल्यू के लिए, देन आर की लार्ज वैल्यू के लिए, फिर देन आर की इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए जो स्मॉल ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो। ओके, तो हम देखेंगे फॉर अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ, जब आर की बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, देखो जब आर की बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पर हम रखेंगे आर की बहुत बड़ी वैल्यू, तो जब आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये ऑल ओवर पार्ट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी आर जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ऑल ओवर पार्ट जीरो हो जाएगा। तो जब बहुत बड़ी आएगी आर की वैल्यू उस केस में ये भी जीरो ये भी जीरो, बिकॉज डिवाइडेड बाय आर है, और डिवाइडेड बाय आर होने का मतलब आर को जब इन्फिनिटी टेंस करोगे तो ऊपर सम कांस्टेंट आएगा, डिवाइड में इन्फिनिटी आ जाएगा, और जो सम कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी जीरो होता है। तो जब भी बहुत लार्ज वैल्यू निकालोगे तो ये वाला पार्ट भी जीरो होने वाला है और ये वाला पार्ट भी जीरो होने वाला है। तो अभी बचेगा आपके पास कितना, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू ये बचेगा, और डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर बचेगा। ये वाला पार्ट जीरो, ये वाला पार्ट इक्वल टू आ जाएगा ई यू आर आ जाएगा। ओके, अब एक काम करते हैं हम इसको हटा देते हैं यहाँ से एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 को, तो 2 म्यू के ऊपर भेज दो, 2 म्यू ई यू आर और डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर, और माइनस को भी यहाँ भेज दो, इसको इधर ले आओ तो ये आपका आ जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 म्यू ई यू आर बाई एच क्रॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा हुआ इक्वल टू जीरो होगा, तो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है डी स्क्वायर यू आर बाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 यू ई यू आर बाई एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगी इक्वेशन जब हम क्या लेंगे, आर को बहुत लार्ज लेंगे, जब आर इनफाइनाइट को टेंस करेगा तो जिसमें डिवाइडेड बाई आर है वो सब चीज़ें जीरो हो जाएंगी। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म का, डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर प्लस लैम्डा यू आर, लैम्डा स्क्वायर यू आर। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है ई टू दी पावर प्लस माइनस लैम्डा। इसको मैथमेटिकल फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, या फिर मैंने जो बाउंड स्टेट और अनबाउंड स्टेट का सॉल्यूशन पढ़ाया है वहाँ पे भी डिस्कस कर चुका हूँ, वन डायमेंशन बॉक्स में भी डिस्कस कर चुका हूँ। पूरे प्लेलिस्ट को आप देख लो, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे ना तो स्टेप बाय स्टेप तो आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आएगी। और मैं आगे पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में कवर कर ही रहा हूँ, साथ में जितने भी हमारे जो हायर मैथमेटिक्स में बुक्स रिक्वायर होती है, जितने भी CSIR में वो पूरा कवर करने वाला हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर आप लेक्चर को लाइव से देखो, पहला दूसरा भले आपको आता है फिर भी देखो, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको नहीं आती होगी, जो मेरे से आप नहीं मिलेगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए स्टार्टिंग से देखो। आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ई की पावर प्लस माइनस लैम्डा। लेकिन अगर हम बाउंड स्टेट सॉल्यूशन चाहिए तो पॉजिटिव वाला पार्ट हमें हटाना पड़ेगा, सिर्फ हमें नेगेटिव वाला पार्ट लेना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, बाउंड स्टेट सॉल्यूशन मिलेगा। तो फॉर बाउंड स्टेट सॉल्यूशन इस यू आर की जो वैल्यू होगी ई की पावर माइनस लैम्डा आ जाएगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं। नाउ नॉर्मल वैल्यू ऑफ आर, अगर इंटरमीडिएट वैल्यू लेके चलिए, तो बहुत लार्ज वैल्यू के लिए अगर बहुत बड़ा आर है तो उस केस में ये आ रहा है, बहुत छोटा आर है, स्मॉल आर है तो उस केस में क्या आ रहा है, बहुत स्मॉल आर है तो उस केस में ये वैल्यू आ रही है। कहाँ गई वो वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है। और इंटरमीडिएट में क्या आएगा, फंक्शन ऑफ आर,
अगर इंटरमीडिएट की बात मानूँ एक आर डिपेंडेंट फंक्शन ही आएगा, बिकॉज यू भी आर का फंक्शन है और ये भी आर का फंक्शन है, जो रेडियल वाला पार्ट है। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट में कुछ वैल्यू आएगी वो फंक्शन ऑफ आर ही आएगी, बिकॉज देखो जब मैंने बहुत बड़ा करा, बहुत स्मॉल वैल्यू ली, तब भी आर का फंक्शन आ रहा था। जब मैंने बहुत लार्ज वैल्यू दी तब भी आर का फंक्शन आता। तो इंटरमीडिएट में एक आर का ही फंक्शन आएगा। तो उसका मतलब हम मान लेते हैं कि वो आ रहा है एफ आर। एफ आर इज द फंक्शन ऑफ आर, जो कि क्या है, आर की इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आर की स्मॉल वैल्यू के लिए सॉल्यूशन हो गया ये वाला, आर की बहुत लार्ज वैल्यू के लिए सॉल्यूशन ये हो गया, और आर की इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए सॉल्यूशन ये हो गया आपका। नाउ इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा, लार्ज वैल्यू के लिए, स्मॉल वैल्यू के लिए, लार्ज वैल्यू के लिए, इंटरमीडिएट, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको फाइनल यू आर की वैल्यू देने वाला है। तो यहाँ पर लिख देते, जो लैम्डा है यहाँ पर, जो ये लैम्डा यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो क्या है, अंडर रूट के अंदर 2 म्यू ई बाई एच cos स्क्वायर। तो बाउंड स्टेट सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पर माइनस ही लेना पड़ेगा, और यहाँ पर जो फिजिकली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पर नेगेटिव ऑफ लैम्डा लेना पड़ेगा। तो म्यू आर आ गया e टू द पावर माइनस लैम्डा आर, दिस इज फॉर फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, और एनर्जी को नेगेटिव लेंगे तब बाउंड स्टेट सॉल्यूशन मिलेगा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि बॉन्ड अनबाउंड सॉल्यूशन क्या होता है, बना चुका हूं वैसे थोड़ी बहुत, लेकिन अभी डिटेल में और आगे बढ़ाऊंगा। जब क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे हम, तो उस क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा मैं। नाउ लैम्डा की वैल्यू में मिल गई और सॉल्यूशन मिल गया, ये स्मॉल वैल्यू के लिए, लार्ज वैल्यू के लिए और इंटरमीडिएट के लिए एफ आर मान लिया। तो इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ आर, फॉर इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ आर, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आर, इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो यू आर की वैल्यू आपको दे देगा। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट हमें इससे प्रीवियस सेक्शन से मिले हैं उन्हें यहाँ नोट कर लिया। फॉर जैसे कि यहाँ पर जो इक्वेशन हमने बनाई थी यू के टर्म्स में, श्रोडिंगर इक्वेशन, वो लिखी हुई है। एंड देन हमने लिखा होगा कि जो यू आर है वो क्या है, आर और रेडियल पार्ट का प्रोडक्ट है। एंड देन मैंने लिखा हुआ है जो यू आर का जो रिजल्ट आया था फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ आर, फॉर इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ आर एंड फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आर, इनका प्रोडक्ट ही हमें यू आर की वैल्यू देने वाला है। देन हमें करना क्या है, इस यू आर को ना हमें इस पूरी इक्वेशन में पुट कर देना है, यानी कि ये जो u को अंदर मल्टीप्लाई किया यहाँ पर मैंने, और u को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। देन यू आर की जो वैल्यू है r की पावर l+1 एफ आर ई की पावर माइनस लैम्डा आर, ये हमें u की जगह रख देनी। जैसे ये यहाँ पर आपको u दिख रहा है, तो इस u की जगह हम रख दिया r की पावर l+1 एफ आर ई की पावर माइनस लैम्डा आर, इस u के बदले रख दिया r की पावर l+1 एफ आर, और ऐसे ही इस u के अंदर बदले भी रख दिया r की पावर एफ आर ये रख दिया, और इस u के अंदर भी हमने ये u की वैल्यू पुट कर दी है। तो इस u की पूरी वैल्यूज को हमने यहाँ पर इस श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट कर दिया। ना हमें देखो अब यहाँ पे आपको कुछ पार्ट खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज डेरिवेशन काफ़ी लंबी है। अगर हर एक स्टेप में आपको समझाऊंगा तो बड़ी वीडियो भी लंबी हो जाएगी, जिसको आप खुद नहीं देख पाओगे क्योंकि आपको खुद देखने को मन नहीं करेगा। तो इसलिए तो इसको मैं खुद आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको खुद से करना है, कि इसको आपको आर के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है 2 बार, देन सिंप्लीफाई करना है। देखो प्रोडक्ट रूल लगोगे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इन दोनों को ऐसे छोड़ दोगे, प्लस फिर से करोगे, प्लस फिर से करोगे, और फिर सिंप्लीफाई करोगे। आप सिंप्लीफाई करने के बाद देखो जिसमें डी स्क्वायर एफ अपॉन डी आर स्क्वायर लिखोगे, फिर जिसमें डी एफ बाई डी आर कॉमन आ रहा है उसको यहाँ लिखोगे, फिर जिसमें एफ आर कॉमन आ रहा है उसको यहाँ लिखोगे, और पूरा इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपको खुद से पहुँचना है। अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप एक PDF फाइल अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो इससे आपको इससे यहाँ तक कैसे पहुँचना है सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। पर वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत लंबा सॉल्यूशन है ये, डिफरेंशियल करना, ये करना, वो करना ना। तो इससे जैसे आपको यहाँ पहुँचना है, इससे करा कुछ नहीं, सिर्फ 2 बार डिफरेंशियल करना है, देन हमें कॉमन लेकर सिंप्लीफाई करा है और इस रिजल्ट तक हमें पहुँचना है। नाउ जो इक्वेशन बनी है वाला, इस इक्वेशन का जो सम होगा वो एक एल्जेब्रिक सम की फॉर्म में दिया जाता है, इसका सॉल्यूशन दिया जाता है। तो सॉल्यूशन होता है b के r टू द पावर के समीशन k गोज फ्रॉम k इक्वल्स टू 0 to n। यहाँ पर 0 to n फाइनाइट नंबर लेते हैं, बिकॉज अगर 0 to इन्फाइनाइट तक के हम सीरीज ले लें, इन्फाइनाइट सीरीज, तो वहाँ पर फिजिकली अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। बिकॉज जैसी k की वैल्यू इन्फाइनाइट होगी तो r की पावर इन्फाइनाइट बन जाएगा, और r की पावर इन्फाइनाइट मिलेगा आपको, जिससे क्या होगा आपका ये इन्फाइनाइट रिजल्ट देगा और फिजिकली अनएक्सेप्टेबल वेव फंक्शन हो जाएगा। इसलिए हमको r की k की जो वैल्यू फाइनाइट लेनी पड़ेगी 0 to n, जिससे क्या होगा वेव फंक्शन इन्फाइनाइट ना बने और फिजिकली एक्सेप्टेबल रहे। तो इसलिए एफ आर की जो वैल्यू है वो हम इस एल्जेब्रिक फंक्शन को मिलने वाली है। एक यहाँ पर हम रिकरेंस रिलेशन यूज करेंगे। इस रिकरेंस रिलेशन की हेल्प से हम एनर्जी की आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो बोर ने दी थी उससे मैच करेगी। तो हमारा जो रिकरेंस रिलेशन होता है इसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, दैट इज लैम्डा n प्लस l प्लस 1 माइनस म्यू ई स्क्वायर बाई एच कोस स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें जो यहाँ पर लैम्डा यूज कर रहे हैं वो बता चुका हूँ आपको मैं, अंडर रूट के अंदर क्या था माइनस का 2 म्यू ई बाई एच कोस स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। नाउ इस रिकरेंस रिलेशन का यूज करना है हमने और एनर्जी की क्वांटाइजेशन वैल्यू निकालनी है, या एनर्जी क्वांटाइजेशन निकालना है। तो हमने क्या करना है,
n प्लस एल प्लस 1 को हम स्मॉल n एज्यूम कर लेंगे, स्मॉल n एज्यूम कर देंगे, और लेमडा की वैल्यू अंडर रूट के अंदर माइनस का 2 म्यू ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर है। और अगर इसको मैं यहाँ पर रख दूँ n, इसकी जगह रख दूँ n, और इसको भेज दूँ यहाँ पर, इधर की साइड भेज के दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, यहाँ मुझे मिलेगा लेमडा का स्क्वायर, लेमडा का स्क्वायर, इसको मैंने n एज्यूम कर दिया n का स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ भेज दिया, फिर आएगा म्यू का स्क्वायर ई टू द पावर 4 एच क्रॉस की पावर 4, दोनों साइड स्क्वायर करके मेरे को ये मिलने वाला है। उसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर लेमडा की वैल्यू पुट कर दी, लेमडा इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिल जाएगा माइनस का 2 म्यू ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये एन स्क्वायर एज इट इज है, और ये वाला पार्ट आपका एज इट इज है। यहाँ से मेरे को अब ई एन की वैल्यू निकालनी, तो ई एन की वैल्यू एक म्यू से म्यू में कैंसिल आउट कर दूंगा, और एच क्रॉस स्क्वायर से मैं एच क्रॉस स्क्वायर कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा ई एन की वैल्यू में यहाँ में मुझे मिलने वाला है म्यू ई की पावर 4, म्यू ई की पावर 4, और डिवाइड बचेगा एच क्रॉस स्क्वायर, यहाँ से तो 2 डिवाइड में आएगा, 2 डिवाइड में, और एक यहाँ से एन स्क्वायर डिवाइड में आएगा, और माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। तो ये आपका ई एन की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक ए नॉट जहाँ पर है, ये है आपका बोर्स रेडियस, बोर्स रेडियस इसके टर्म्स में लिखेंगे, तो म्यू बाय एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ई स्क्वायर ए नॉट होता है, वेयर ए नॉट क्या है, बोर्स रेडियस है। इसकी फॉर्म में अगर हम सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो 1 बाय एन स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो मेरा ई की पावर 4 है इसको मैं लिख रहा हूँ ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर लिख रहा हूँ, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। अब इसमें ये ई स्क्वायर म्यू बाय एच क्रॉस स्क्वायर है, जो म्यू है म्यू बाय एच क्रॉस स्क्वायर, इसके बदले क्या आएगा 1 बाई ई स्क्वायर ए नॉट, है ना। तो इसके बदले अगर मैं रखूँ 1 बाई ई स्क्वायर ए नॉट, तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कटेगा, ए नॉट आएगा 2 आएगा, ई स्क्वायर आएगा, तो ई स्क्वायर बाई 2 ए नॉट, और ये 1 बाई एन स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी, आइगन वैल्यू। उसके बाद हम करने वाले हैं जो हम जानते हैं लेमडा की वैल्यू अंडर रूट के अंदर माइनस का 2, ये 2 म्यू बाई एच क्रॉस ई है, और म्यू बाई एच क्रॉस की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई ई स्क्वायर लेमडा, तो 1 बाई ई स्क्वायर लेमडा रख देंगे, और एनर्जी की वैल्यू आई ई स्क्वायर दिस एंड कैंसिल आउट करके हमको मिलेगा 1 बाई एन ए नॉट मिल जाएगा। ये भी आपका तुम्हारा हो गया बोर्स रेडियस के टर्म में आ गया। अब हमें देखो यहाँ पे एक रिडबर्ग कांस्टेंट यूज करा, जैसे आपने हाइड्रोजन की जो एनालिसिस है, अगर आपने बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग किया होगा तो वहाँ पे एक रिडबर्ग कांस्टेंट हम यूज करते हैं। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की अगर वैल्यू हम ले लें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का 4/2 एच क्रॉस स्क्वायर, तो इस टर्म में हमें रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, ये जो मैंने इरेज कर दिया, उस फॉर्मूले को मैं दोबारा से लिखता हूँ, म्यू ई टू द पावर 4/2 एच क्रॉस स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर। तो इसमें हमने इस वाले पार्ट को तो एज इट इज रहने दिया, ये वाले पार्ट को ई टू द पावर 4/2 एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, इसको छोड़ दिया एज इट इज मैंने। नाउ मैंने क्या करा, ये जो म्यू था, ये म्यू की वैल्यू रख दी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब जैसे कि मैं जानता हूँ कि एम को ले लो, एम ई एंड ई टू द पावर 4/2 एच क्रॉस स्क्वायर, दिस इज इक्विवेलेंट टू रिडबर्ग कांस्टेंट। तो यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा। तो एक तो बचेगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन, एक बचेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, इसके बदले आएगा रिडबर्ग कांस्टेंट और 1 बाई एन स्क्वायर आ जाएगा। नाउ इस जो एमपी को मैं डिवाइड में ले जाऊंगा, यहाँ पर एमपी को यहाँ डिवाइड में ले जाऊंगा, डिवाइड बाई एमपी, तो एमपी कटेगा, तो 1 प्लस एम ई बाई एमपी, 1 प्लस एम ई बाई एमपी, इसकी पावर 1 इसको ऊपर जाऊंगा, पावर -1 हो जाएगी। नाउ यहाँ पर जो एम ई बाई एमपी का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 रहेगा, 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन था 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इस टाइप का होता है। तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग के 2 टर्म्स लेने हैं, एक तो लेना है देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 का 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, तो आर आपका ऐसी है, माइनस आपका ऐसी है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया मैंने यहाँ पर, देन 1 बाई एन स्क्वायर आपका एज इट इज रहा। अब यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि एम ई बाई एम पी क्या 1 से लेस है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो नेग्लेक्ट जब हम करेंगे तो बचेगा माइनस का आर मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर। तो दिस इज द एनर्जी जो कि आपका एन की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। दूसरा, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसकी जब हम यहाँ पर जब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे तो हमें वही एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आएगा जो हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग निकल के आता है। ओके, जो प्रीवियस सेक्शन से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसका हमारा इस सेक्शन में यूज होने वाला है उसे मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। जैसे कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमारे यू के टर्म्स में थी, एंड हमारा जो यू था वो आर और आर का फंक्शन था, एंड यू आर के जो हमारा सोल्यूशन निकला वो निकला आर की पावर l+1 एफ आर ई टू द पावर माइनस लेमडा आर, जहाँ ये जो सॉल्यूशन था ये आर की बहुत स्मॉलर वैल्यू के लिए है, ये आर की बहुत लार्ज वैल्यू के लिए है, और ये आर की इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए, इनका प्रोडक्ट ही हमें यू आर मिला था ना। और हमने ये माना था कि जो हमारा जो एफ आर है, ये एफ आर का जो सॉल्यूशन है वो एल्जेब्रिक सम की फॉर्म में मिलेगा, समीशन के गोज फ्रॉम 0 to n बी के आर के, इस फॉर्म का हमें ये सॉल्यूशन
मिलने वाला है। नाउ अगर हम इस यहाँ से ये जो रेडियल पार्ट है इसको कैलकुलेट करते हैं, रेडियल पार्ट की वैल्यू आएगी 1/r/u(r). तो रेडियल पार्ट की अगर वैल्यू निकालें r/r की तो 1/r/u(r) वैल्यू निकल के आएगी। नाउ अगर हम देखें इस u(r) की वैल्यू पुट की जाए तो u(r) की वैल्यू है r+1 r⁻l+1 fr e⁻⁻λr, ये वैल्यू पुट कर दी। और अगर इस एक r से r की पावर को माइनस करें तो r⁻1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r⁻l बचेगा, r⁻l fr e⁻⁻λr। और जो fr है उसका समीशन क्या है, उसको समीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, समीशन k गोज फ्रॉम u टू n b के r⁻k, इसको उठा के यहाँ पुट कर दिया हमने इस fr की जगह पर। जब रखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आएगा r⁻l समीशन k इक्वल टू 0 टू n, इसकी वैल्यू b के r के एंड देन e⁻λr। और जो लैम्डा की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट करी थी 1/na0 इससे प्रीवियस सेक्शन में, वो लैम्डा की जगह पर रख दिया गया है 1/na0। तो ये चीज़ निकल के आ गई है। नाउ जो यहाँ पर हमने जो समीशन यूज किया गया है इसे हम बोलते हैं लेग्यूरे पॉलिनोमियल, जिसको हम आगे आने वाले मैथमेटिकल फिजिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं लेग्यूरे पॉलिनोमियल, एसोसिएटेड लेग्यूरे पॉलिनोमियल। इसकी वैल्यू होती है r⁻l समीशन k गोज फ्रॉम n टू n b के r के, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड लेग्यूरे पॉलिनोमियल फ्रॉम n+l टू 2l+1, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं l n+l से 2l+1, इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें इस इक्वेशन में जहां जहां आपको r दिख रहा है वहां पर अगर हम पुट कर दें 2r/na0 और हम इसकी जगह पर लग दें लेग्यूरे पॉलिनोमियल, तो हमारा जो इक्वेशन है ये बन जाएगी। देखो ये वाली इक्वेशन कैसे बन जाएगी, यहाँ देखो यहाँ पर हमारे पास r⁻l है, इस r⁻l को हम लिखेंगे 2r, यहाँ पर देखो r की जगह हमने 2r/na0 रखा हुआ है, तो उस r की जगह रखना 2r/na0 की पावर l आ जाएगा। फिर ये जो ये वाला पार्ट है ये इसको एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है e⁻−r/na0, और इस समीशन को मैंने लिख दिया है लेग्यूरे पॉलिनोमियल फ्रॉम n+l टू 2l+1, और r जो है लेग्यूरे के अंदर, इस लेग्यूरे के अंदर यहाँ पर r होता है r, उस r की वैल्यू मैंने रख दी है 2r/na0, और यहाँ पर जो NaL है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगा दिया है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगा दिया है। ओके, क्या करा हमने, देखो ये इसमें जो r है इसके वजह रखा गया है 2r/na0 की पावर l, इसको उतारा गया है, इसकी जगह लिखा गया है लेग्यूरे पॉलिनोमियल फ्रॉम n+l टू 2l+1, इसके अंदर r के का 2r/na0 पुट किया गया है, और यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगाया गया nl। इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो कितनी आती है, माइनस का 2/na0 की पावर 3/2 अंडर n-l-1 फैक्टोरियल अपॉन 2n n+l फैक्टोरियल का क्यूब, केवल इतने वाले पार्ट का क्यूब है, और n+1 का ही फैक्टोरियल है, 2n का फैक्टोरियल नहीं है और ना ही 2n का क्यूब भी है। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकला कैसे, -∞ टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टाउ इक्वल्स टू 1 करके हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आपको मैं यहाँ पे आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख लेना कि हाउ टू फाइंड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो उसी से ये फाइंड किया गया। यहाँ पर अगर मैं हर एक चीज़ बताऊंगा तो बहुत लंबी डेरिवेशन हो जाएगी, इसका उसकी वीडियो को आपको खुद देखने को मन नहीं करेगा फिर। सो इन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको वैसे भी याद करनी पड़ेगी, अगर आप CSI नेट के या फिर अगर आप MSc की भी बात कर रहे हो तो वहाँ पर हर एक चीज़ डराइव करना जरूरी नहीं है, कुछ चीज़ आपको रिजल्ट डायरेक्ट भी लिखने पड़ते हैं। तो ln की वैल्यू माइनस का 2/na0 की पावर 3/2 अंडर n-l-1 फैक्टोरियल 2n, दिस इज द वैल्यू ऑफ nl। नाउ अगर हम जो रेडियल पार्ट है हमारा, उस रेडियल पार्ट का फाइनल आंसर देखें तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू पहले पुट करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू, -2/na0 की पावर 3/2 अंडर n-l-1 फैक्टोरियल, दिस पार्ट था गया है। देन उसके बाद इसको लिखा गया है 2r/na0 की पावर l, देन फिर e⁻−r/na0, देन लेग्यूरे पॉलिनोमियल की यहाँ पर वैल्यू रखी गई है। अब लेग्यूरे पॉलिनोमियल क्या है इसको थोड़ा डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। तो लेग्यूरे पॉलिनोमियल जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं l k2n। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर जो लेग्यूरे पॉलिनोमियल है ये l ये k2n है, ये बेसिकली क्या है k2n है, यानी कि लेग्यूरे पॉलिनोमियल फ्रॉम k2n, ये थोड़ा मिस्टेक हुई है कि जो लेग्यूरे पॉलिनोमियल फ्रॉम k2n है, k2n k से n तक, और जो लेग्यूरे पॉलिनोमियल इसको हमने n+l से 2n+1 में कन्वर्ट करने के लिए r को इससे रिप्लेस किया हुआ है। जब r को हम 2r/na0 से रिप्लेस कर देंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, k की जगह आ जाएगा n+l और n की जगह पर आएगा 2l+1, ये किया गया है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ये जो लेग्यूरे पॉलिनोमियल फ्रॉम k2n है, और इसको हमने n+l से 2l+1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, r की जगह पर 2r/na0 यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा फाइनल जो रेडियल सॉल्यूशन है वो निकल के आ गया। एंड देन उसमें जो लेग्यूरे पॉलिनोमियल यूज हुआ है उसकी वैल्यू क्या होती है, dn/drn
एल के आर, और यहाँ पर एल के आर यूज किया गया। दिस इज लेग्यूरे पॉलिनोमियल, दिस इज एसोसिएटेड लेग्यूरे पॉलिनोमियल एंड दिस इज लेग्यूरे पॉलिनोमियल। जो लेग्यूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है ई टू द पावर आर डी की पावर के अपॉन डी आर की पावर के आर टू द पावर के ई टू द पावर माइनस आर। अगर इसे हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से समझना। पहले हम निकाल रहे हैं L0, L0 जीरो मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर जीरो पुट करना है, इधर जीरो, तो यहाँ हम जीरो पुट करेंगे तो हम के की जगह जीरो रख रहे हैं, तो यहाँ पर ई टू द पावर आ जाएगा, यहाँ पर डी जीरो बाई डी आर जीरो, और यहाँ पर आएगा आर टू द पावर जीरो ई टू द पावर माइनस आर। बिकॉज हमें करना क्या है, जीरो रखना है के की जगह पर, तो यहाँ पर के है तो यहाँ पर जीरो जीरो आ जाएगा, यहाँ पर के यहाँ पर जीरो, बाकी एच डी उतार दोगे। जीरो मतलब कोई भी डिफरेंशिएशन होगा नहीं, डी की पावर जीरो मतलब इसका डेरिवेटिव हमने करना ही नहीं है, और डेरिवेटिव आप नहीं करोगे तो आर टू द पावर जीरो वन हो जाएगा, तो ई टू द पावर आर मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर माइनस आर, तो आर माइनस आर कट के ई टू द पावर जीरो जिसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका एल जीरो की वैल्यू वन लिखी गई है यहाँ पर। तो एल जीरो के लिए हमारा जो लेग्यूरे पॉलिनोमियल है, जो एसोसिएटेड लेग्यूरे पॉलिनोमियल, वो कैलकुलेट नहीं हो पाता। बिकॉज अगर एल जीरो है तो उस केस में हमें यहाँ पर के टू एन जाना है, यानी लोएस्ट स्टेट टू हाईएस्ट स्टेट जाना है। जीरो होने का मतलब लोएस्ट स्टेट जीरो है, तो हाईएस्ट स्टेट तक आप जा ही नहीं सकते, तो एल जीरो जीरो निकालना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम निकालते ही नहीं है उसको। तो यहाँ पर डैश कर देंगे, कोई एसोसिएटेड लेग्यूरे पॉलिनोमियल नहीं निकल के आएगा इस केस में। अगर सेकंड हम यहाँ पे एल वन निकालते हैं, यहाँ पे वन रख के देखते हैं, अगर हम के की जगह वन रखने का मतलब हमारे पास है कि हमें क्या करना है, ई टू द पावर आर करना है, डी वन बाई डी आर वन करना है, एंड यहाँ पर हमें करना है आर टू द पावर वन एंड ई टू द पावर माइनस आर कर देना है। समझ में आई बात, क्या करना है हमें, यहाँ पे वन रख देना के की जगह, तो के यहाँ पर वन हो जाएगा, यहाँ पे के वन हो जाएगा, तो ये ई टू द पावर आर ऐसे रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, आर ई टू द पावर का डेरिवेटिव वन टाइम्स होगा, तो पहले आर को एज देंगे, इसका करेंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस आर हो जाएगा, प्लस फिर ई टू द पावर माइनस आर का आर का हो जाएगा वन। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, इसको अगर मल्टीप्लाई करें अंदर, यहाँ पर मैंने किया हुआ है वैसे बेसिकली, और अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, ये आर है आपका माइनस का आर, और ये ई टू द पावर आर माइनस आर, और ये हो जाएगा ई टू द पावर आर माइनस आर। सिंपली क्या करा मैंने, ई टू द पावर आर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख दिया, और ई टू द पावर आर को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है, तो पावर कैंसिल आउट, तो ये आएगा माइनस आर प्लस वन, तो वन माइनस आर निकल के आ जाएगा, वन माइनस आर। और अगर हम क्या करोगे, लेग्यूरे पॉलिनोमियल निकालोगे, एसोसिएटेड जो लेग्यूरे पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पे हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे वन है तो एल वन टू वन निकालेंगे हम, वन टू वन, तो वन टू वन निकालने का मतलब है, वन टू वन निकालने का मतलब है कि के की वैल्यू भी वन, एल की वैल्यू भी वन, तो रखेंगे अगर के की वैल्यू वन, एन की वैल्यू वन, वन वन रखेंगे तो ये आएगा डी वन डी आर वन एल वन आर, और एल वन आर की वैल्यू कितनी है, एल वन आर की वैल्यू वन माइनस आर, तो यहाँ वन माइनस आर रख देंगे, और उसका डेरिवेटिव वन टाइम्स कर देंगे, तो वन का डेरिवेटिव जीरो, आर का डेरिवेटिव वन, तो माइनस वन निकल के आ जाएगा एसोसिएटेड लेग्यूरे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसे ही आपका L2 निकालोगे, सिमिलरली L2 निकालोगे, यानी यहाँ पे आपको दो रखना है, यहाँ पे आपको दो रखना है, यहाँ पे दो, फिर डबल डेरिवेटिव होगा इसका, देन ये निकल के आएगा आपका। फिर L2 वाले केस में आपको पहले 2 to 1 जाना है, फिर 2 to 2 जाना है, यानी कि पहले आपको n की वैल्यू रखनी है यहाँ पर 2, n की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2, फिर आपको करना है k की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2। ऐसी बाकी लेग्यूरे पॉलिनोमियल और एसोसिएटेड लेग्यूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू मैं यहाँ पे एक फोटो लगा दूंगा, जिसमें आपको मैं बाकी सारी वैल्यूज दे दूंगा, जिसको आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। डायरेक्टली याद करोगे तो क्या होगा, आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने का टाइम बच जाएगा। याद करना डिफिकल्ट नहीं होता इनको, ठीक है, ध्यान रखना। ना अगर हमने जो यहाँ रेडियल पार्ट निकाला है, इसको कैलकुलेट करें तो पहले रेडियल निकालेंगे 10 मतलब आपको एन की वैल्यू पुट करनी है। मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है अभी फिलहाल, बाकी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं कैलकुलेशन कर पाऊँ, आप समझा सकूँ आपको। तो यहाँ मुझे n की वैल्यू रखनी है 1 और रखनी है l की वैल्यू 0, तो मेरा R10 निकल के आएगा। देखो यहाँ रखता हूँ मैं -2 अपॉन n की वैल्यू मुझे 1 रखनी है, तो a नॉट आ जाएगा की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, देखो मुझे यहाँ पर रखना है 1, यहाँ पर रखना है 0, तो 1 - 0 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 × 1, बिकॉज मुझे n की जगह 1 रखना है, और n + l फैक्टोरियल, n की वैल्यू 1 l की वैल्यू 0 का क्यूब यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे आएगा 2r अपॉन n नॉट, n की वैल्यू 1 है तो 2r अपॉन a नॉट, l की जगह क्या रखना है 0 रखना है। देन e टू द पावर मुझे यहाँ पर रखना है n की वैल्यू 1 - r बाई a नॉट, और जो लेग्यूरे पॉलिनोमियल यहाँ पर मुझे रखना है 1, तो यह 1 + 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पर रखना है मुझे 0, यहाँ पर रखना है मुझे l की वैल्यू 0, तो अगर l की वैल्यू 0 रखूँगा मैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो L1 to 1 करना है मुझे, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो -2 अपॉन a नॉट की पावर 3/2, तो 2 की पावर 3/2 a नॉट की पावर 3/2 अलग कर दिया मैंने। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ऑल ओवर तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, ये 2 है, इंटू 1 + 0 1 फैक्टोरियल हो जाएगा तुम्हारा 1 ही, और 1 का क्यूब तुम्हारा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसकी पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू 1,
ई टू द पावर माइनस आर बाई ए नॉट, और L11 की जो वैल्यू है वो है -1 रखनी पड़ेगी इसकी वैल्यू, तो यहाँ -1 रख दी, तो माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 3/2 अपॉन ए नॉट की पावर 3/2, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 1/2 ई की पावर माइनस आर बाई ए नॉट। इस पावर को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 में से 1/2 को माइनस करेंगे 2 की पावर कितना आएगा 1/2, 2 की पावर 1/2 आएगा, बिकॉज जो 2 की पावर 1 आ जाएगा, बिकॉज 3/2 में से अगर आप 1/2 को माइनस करोगे तो 1 आता है, तो ये 2 की पावर 1 आ जाएगा, ए नॉट की पावर आ जाएगा -3/2 ई की पावर माइनस आर बाई ए नॉट, ये निकल के आ जाएगा, तो ये आपका R10 आ गया, ये R10 की वैल्यू 2 ए नॉट की पावर -3/2। और सिमिलरली आप R20 निकाल सकते हो, R20 मतलब आपको L की जगह पे क्या रखना है 2 और L की जगह पे 0, ऐसे ही R30 R21 इन सब वैल्यू को कैलकुलेट आप कर सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली याद करनी पड़ेगी, कुछ वैल्यू जैसे R10 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, ये 3 वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी डायरेक्टली, इससे आप क्योंकि बेसिस न्यूमेरिकल आप हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ को। अभी हमने क्योंकि रेडियल सॉल्यूशन निकाला, अभी एंगुलर सॉल्यूशन और एजीमुथल सॉल्यूशन दोनों बचे हुए हैं, तो इससे प्रीवियस सेक्शन में हम रेडियल पार्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन ऑफ एजीमुथल पार्ट निकालेंगे, जिसमें तो इस पर जो हमारे पास जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L है उसका Z कंपोनेंट को अगर हम स्टेट 5 में अप्लाई करते हैं तो उसे करस्पॉन्डिंग हमको एक आइगन वैल्यू मिलेगी, आइगन वैल्यू एंड देन स्टेट एज इट इज रहेगी, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। किसी भी ऑपरेटर को जो हम किसी स्टेट साई या 5 में ऑपरेट करते हैं तो स्टेट तो सेम रहती है, बट स्टेट के यहाँ पर एक क्या आ जाती है आइगन वैल्यू आ जाती है। अगर हम LZ की बात करें तो इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इसकी वैल्यू होती है LZ मतलब कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के Z कंपोनेंट की होती है -i/h del by del phi। दिस इज द वैल्यू ऑफ LZ इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन हमने फाई को एज उतारा गया है, लैम्डा की वैल्यू mh होती है, मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि LZ यानी कि जो Z कंपोनेंट होता है उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है mh होती है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ, लिंक में दे दूंगा आप देख लेना। तो लैम्डा आ गया mh। तो अब क्या करेंगे, देखो इसको इसमें ऑपरेट करेंगे तो बन जाएगा डेल फाई अपॉन डेल फाई, और ये आपका एज रहा। ना हमें क्या वेरिएबल सेपरेबल करना है, तो डेल फाई को आपको ऐसे रहने देना है और यहाँ से इस फाई को डिवाइड में ले आना है, देन mh को एज रहने देना है, आयोटा h को डिवाइड में कर देना है, देन यहाँ पर इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। देन यहाँ पर h से h कैंसिल हो जाएगा और आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ पर चलो बाद में भी कर लेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड फिलहाल ऐसे रहने देते हैं। फिलहाल इसको यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे भी। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन मान लेंगे, हम मान लेंगे लेट जो ये आपका स्टेट है, स्टेट जो साई है, जो स्टेट फाई है, इस स्टेट फाई को हम कैपिटल फाई मान लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डेल कैपिटल फाई डिवाइडेड बाई कैपिटल फाई। देन हमें दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर लॉग फाई इंटीग्रेशन हो जाएगा, लॉग फाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका फाई प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि होगा ln(c). दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करें, इसका ln फाई हो जाएगा, इसका -m/i ऐसे रहेगा, डेल फाई का फाई हो जाएगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दे जो मैंने यहाँ पे नीचे सेम लिखा हुआ है। यहाँ पर रैशनलाइज किया हुआ है आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये होगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस और आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नौ इसको यहाँ ले आएंगे हम इधर, तो ln फाई माइनस ln(c) इक्वल्स टू im फाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर log m माइनस log n करेंगे तो log m/n हो जाएगा, तो ये आपका एज इट इज रहेगा। इस c को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एंटी लॉग ले लेते हैं पहले, तो एंटी लॉग लेने पे क्या होगा, इसका लॉग हट जाएगा तो 5/c आ जाएगा और ये e⁻im5 हो जाएगा। देन c को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये c जो है यहाँ पर जैसे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 1/√2π होती है। इसको हम इक्वेशन से निकालते हैं, नॉर्मलाइजेशन वाली जो वैल्यू, वो वीडियो आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो देख लेना, कैसे फाइंड करते पता चल जाएगा आपको वहाँ पर। ना अगर c की वैल्यू को हम रख दें 1/√2π, तो ये फाई की जो वैल्यू रहेगी 1/√2π e⁻im5। तो दिस इज द फाई पार्ट, दिस इज द एजीमुथल सॉल्यूशन। ऐसे हमारा एंगुलर पार्ट का सॉल्यूशन मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, बट आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, ये जो हमारा एंगुलर पार्ट है थीटा, उसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो निकल देगा अल्फा √2l + 1/2 l - m फैक्टोरियल अपॉन l + 1 फैक्टोरियल p(lm cos थीटा), वेयर दिस जो ये अल्फा हम यूज कर रहे हैं, ये अल्फा जो आपका है एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू -1m भी होती है और 1 भी होती है। -1m तब होगी जब m के को 0 से बड़ा होगा, और 1 तब होगी जब m 0 से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 है तो 2 क्या है, m से बड़ा है, तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि +1। और अगर m से लेस है, m जो है 0 से लेस है, तो हर केस में इसका आंसर 1 1 1 ही रहता है, और ग्रेटर के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो PL m cos थीटा, इसको बोलते हैं एसोसिएट लीजेंड्रे
पॉलिनोमियल। इसको भी हम आने वाले मैथमेटिकल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, इसका लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो में, तो आप देख लेना। जो लेगुरे पॉलिनोमियल था और जो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, इन दोनों को मैं अच्छे से डिस्कस करूँ डिटेल में, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन रहे ना। फिलहाल आप ध्यान रख लो, जो आपका ये जो PLM cos थीटा इसको बोलते हैं एसोसिएटेड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। यहाँ पे cos थीटा के बदले कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स का फंक्शन हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक्स कर दिया है इसको। PLM cos थीटा को हम PLMX भी कर सकते हैं, ठीक है। तो PLMX कर देंगे, PLMX। तो PLMX यहाँ पर क्या है, एसोसिएटेड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। पहले यहाँ पर x की वैल्यू cos थीटा है, ठीक है ना। दूसरा जो PLX यहाँ पर है, इस PL की जो वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, दिस इज लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, दिस इज एसोसिएटेड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। तो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है 1/2 to the power l फैक्टोरियल dl/dxl x स्क्वायर माइनस 1 की पावर l हो जाती है। एंड सिमिलरली जो एसोसिएटेड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल उसकी इक्वेशन ये, इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। तो कुछ आपका PLX एंड PLMX की वैल्यू में इसको मतलब वीडियो में दे दूंगा आपको, उस वैल्यू को आप याद कर लेना। और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये फॉर्मूला दिया हुआ है। और फिर भी दिक्कत है आपको तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा ही करूंगा, जिसमें लीजेंड्री को मैं अलग से वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, तो उसको देखने के बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो ना चलते हैं मेन बात पर। जो हमारा जो साई LNM था उसके 3 पार्ट थे, एक था रेडियल पार्ट, एक था स्फेरिकल हार्मोनिक, जिसके 2 पार्ट थे, था थीटा LM और एक था फाई एम। इन तीनों के सॉल्यूशन को अगर पुट किया जाए तो जो आर की वैल्यू थी वो ये निकल के आई थी। ये था हमारा रेडियल पार्ट, मल्टीप्लाई बाय ये हमारा था एंगुलर पार्ट, मल्टीप्लाई बाय ये हमारा था एजीमुथल पार्ट। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमको फाइनली वेव फंक्शन की वैल्यू देने वाला है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई। मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो की उसमें मैं लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, लेगुरे पॉलिनोमियल को डिटेल में समझाऊंगा, एंड एक थीटा पार्ट में कैसे सॉल्यूशन करा गया है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो एक बना दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए।